बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन जब किसी ऑर्बिट के अंदर होता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, अगर वो पहले ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी कितनी है, सेकंड ऑर्बिट में चला जाए तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, इसकी अब हम डेरिवेशन करने वाले हैं। तो इसकी डेरिवेशन एग्जैक्टली हम उसी तरीके से करेंगे। इसमें जिस पॉस्टुलेट को हम कंसीडर कर रहे हैं बोहर के, वो सेकंड पॉस्टुलेट है जिसमें बोहर ने ये फरमाया था कि टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिमेन्स कांस्टेंट। जब तक इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अच्छा, अब यहां पर ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि टोटल एनर्जी में कौन कौन सी एनर्जीज शामिल हैं। देखिए, जब हम टोटल एनर्जी कहते हैं तो एक तो ये है कि हमने जिस तरीके से बोहर एटॉमिक मॉडल बनाया हुआ है कि प्रोटॉन है मेरे पास जो कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और उससे r डिस्टेंस पे यानी रेडियस डिस्टेंस के ऊपर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज जो दो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, नंबर वन। नंबर टू, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो इट हैज दी काइनेटिक एनर्जी, ये ट्रांसलेशनल एनर्जी से हम कह सकते हैं। सो यहां पर जो टोटल एनर्जी है मेरे पास, उसको मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अच्छा, जो काइनेटिक एनर्जी है इसको हमारी किताब वाले ने क्या किया हुआ है, उसको उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है टी से। तो मैं सिंबल बुक वाले यूज कर लेता हूं ताकि जब आप बुक से पढ़े तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है वी से, और टोटल एनर्जी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ई से रिप्रेजेंट किया हुआ है। सो हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, हमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एनर्जीज मालूम करनी है, दोनों की वैल्यूज को मालूम करते हैं, लाके इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देन वी विल गेट द टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। ओके, सो सबसे पहले हमने कहा कि हम मालूम करते हैं कौन सी एनर्जी, जिसे हम कह रहे हैं वो है काइनेटिक एनर्जी, और इस काइनेटिक एनर्जी को हमने टी से रिप्रेजेंट किया है, क्वेश्चन मार्क, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी हम कैसे मालूम करेंगे, देखिए हम ये बात जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है वो है हमारे पास हाफ mv²। नेम इट इक्वेशन नंबर 2 इसलिए कि इसमें वेलोसिटी की वैल्यू हमें मालूम नहीं है। वेलोसिटी की वैल्यू हम एग्जैक्टली उसी तरीके से मालूम करेंगे जिस तरीके से कल हम लोगों ने जब रेडियस की डेरिवेशन की थी तो उसमें हमने वेलोसिटी की वैल्यू मालूम की थी। तो हमने क्या सपोज किया था कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की अट्रैक्शन है, दिस इज द कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दिस कूलम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स टू दिस इलेक्ट्रॉन टू रिवॉल्व इन दिस सर्कुलर ऑर्बिट। सही है ना। तो वो जो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए उसको जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर रही है। सो हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे कि वो फोर्स जो कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक है उसको हम इक्वल करेंगे उस फोर्स के जो कि हमारे पास क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है। कल भी हम लोगों ने ये काम किया था। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है K, जिसको हम लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 Q2 तो E² अपॉन R²। चूंकि ये मैंने डेरिवेशन में किया हुआ है, सो आई बिलीव सो कि ये आसानी से समझ में आ रहा होगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं कि वो है mv² अपॉन R। एक R से इस R की वैल्यू कैंसिल कर देते हैं, सो मेरे पास E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये किसी वैल्यू आ गई mv² की आ गई। तो मेरे लिए ज्यादा बेहतर ये देखिए, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है उसमें mv² है, मैं ये पूरी की पूरी वैल्यू mv² की वैल्यू एग्जैक्टली यहां लाके पुट कर लेता हूं। तो मैं कह रहा हूं सो इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज दैट। सो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, देखिए हाफ ऑलरेडी लिखा हुआ है, और mv² की जगह मैं सारी वैल्यू लिख सकता हूं E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। एग्रीड। तो ये मेरे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब मैंने क्या मालूम करनी है, पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं लेकिन कैलकुलेशन में आसानी के लिए जरा मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा अभी। ओके, सो नाउ वी नीड पोटेंशियल एनर्जी। सो ये जो पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा मैं यहां पर एक थोड़ी सी बात और आपसे कर लूं कि एक्चुअली जब आपने फिजिक्स पढ़ना शुरू की तो पोटेंशियल एनर्जी जो आपको पढ़ाई गई वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। तो जब भी पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाती है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो हमेशा स्टूडेंट क्या करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, यही उनकी खोपड़ी में आता है। तो दिस इज रॉन्ग ना, क्यों, क्योंकि दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और जो चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, वो होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। किसी इलास्टिक स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, जो कि हमने फर्स्ट ईयर में सिंपल हार्मोनिक मोशन के टाइम पर देखी थी।
राइट। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल एनर्जी ये नहीं है, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, बट द कॉन्सेप्ट ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी इज द सेम, जो कि मैं आपको चैप्टर नंबर 12 के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के टाइम पर पढ़ा के भी आया हूं। वो ये है कि जिस तरीके से इस कमरे के अंदर, अगर मैं इस मैथ के हिसाब से बात करता हूं, किसी ऑब्जेक्ट को जब नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो जैसे जैसे उसकी हाइट इंक्रीज होगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी, राइट। सो जैसे जैसे हाइट इंक्रीज करते हैं पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करते हैं, लेकिन हम पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली लेते नेगेटिव के अंदर हैं। ये नेगेटिव के अंदर क्यों लेते हैं? क्योंकि हम आमतौर पे कहते हैं कि हम जो भी वर्क कर रहे हैं वो अगेंस्ट द फील्ड कर रहे हैं। मेरे कहने का जरा मतलब समझिएगा कि अगर आपको याद हो, हमने जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसमें भी एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसे हमने कहा था एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसी तरीके से हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 12 है उसमें भी हमने एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी है। तो वो क्या था कि अगर आप याद करें कि ये एक मैस है और ये दूसरा मैस है, तो एक मैस को एक को फिक्स करते हैं, दूसरे मैस को इसे कहां ले जाएं? इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाएं। तो अगर इस मैस को मैं इनफिनिट डिस्टेंस पे ले जाऊंगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी वहां पर कितनी होगी? 0। यस, तो मैं जब वहां से इंफिनिटी से डिस्टेंस कम करना शुरू करूंगा तो मैं एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में 0 से नीचे जाना शुरू करूंगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जीज नेगेटिव में लिखी जाती हैं। ये मेरी बात समझ में आ रही है? या इसको ऐसे समझ लें कि इस कमरे में जहां पे मैं मौजूद हूं, इस कमरे की जो छत है वहां की पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या मानते हैं? 0। तो जब हम ऊपर से किसी चीज को नीचे लेकर आएंगे तो अब वैल्यू 0 से भी कम होना शुरू होगी, इसलिए ये नेगेटिव के अंदर होती है। क्योंकि डाउन द हिल कोई चीज मूव कर रही है, डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो डाउनवर्ड मूव कर रही है तो उसकी वैल्यूज कम होना शुरू होंगी। मेरी बात समझ रहे होंगे आप? तो एब्सोल्यूट जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है वो हमें ये कॉन्सेप्ट देता है कि जब कोई चीज इनफाइनाइट डिस्टेंस चली जाती है वहां पे 0 होती है, तो वहां से अगर आप डिस्टेंस कम करना शुरू करेंगे सो वैल्यूज 0 से कम यानी नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएंगी। तो वैल्यूज बढ़ती हैं लेकिन नेगेटिव के अंदर बढ़ रही होती हैं। दिस इज व्हाट वी मीन बाय स्टोर एनर्जी। ओके, मेरा ख्याल है ये बात समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से चार्जेस के अंदर है कि अगर एक चार्ज को हमने रखा फिक्स किया हुआ, दूसरे चार्ज को उससे कितने डिस्टेंस पे ले जाऊं? इनफिनिट डिस्टेंस पे ले जाऊं, तो इस चार्ज से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? 0 होगी। सो जब किसी चार्ज को इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाते हैं वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, बी केयरफुल, वो कितनी होगी? 0 होगी। और जब वहां से वापस लाना शुरू करूंगा तो पोटेंशियल एनर्जीज क्या होंगी? इंक्रीज करेंगे, बट नेगेटिव के अंदर इंक्रीज करेंगे यानी कम होना शुरू हो जाएंगी। ओके, अच्छा जी, तो ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का, ये यहां पर एप्लीकेबल नहीं है। प्लीज, ये मैंने सिर्फ बताया इस वजह से कि आप लोगों के जहन में ये बात होती है। जिसको मैं मिटा देता हूं। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम बात करने जा रहे हैं आपसे कौन सी पोटेंशियल एनर्जी की? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की, जिसको मैंने V से लिखा है। सो मैं लिख देता हूं कि जो इलेक्ट्रिक मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी है जिसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? V से। अब मुझे इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अच्छा, यहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, जाहिर सी बात है, हम जो अपने बुक को फॉलो कर रहे हैं तो हमने V से जिस चीज को रिप्रेजेंट किया था वो थे हमारे पास वोल्टेजेस, याद है आपको? तो जो वोल्टेजेस थे वो था हमारे पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो ये V और ये V इस वक्त इस डेरिवेशन में टोटली डिफरेंट हैं। बी केयरफुल, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को मैं V से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ओके, इसकी रिप्रेजेंटेशन V से है, बट दिस V, क्या ये वाला V है वोल्टेजेस वाला? एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये वाला जो V है जिसे मैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कह रहा हूं वो ये है मेरे पास, W है। क्योंकि W क्या होता है? वर्क होता है हमारे पास, और वर्क ही एनर्जी है। एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एबिलिटी टू डू वर्क। सो बेसिकली इस इक्वेशन को मुझे ऐसे लिखना चाहिए कि ये वो वर्क है जिसको मैं बेसिकली किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? इससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा? ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो VQ। तो मैं इसको फिलहाल इस V को मिटा देता हूं और इसको W रहने देता हूं, ठीक है? और मैं इसको लिख देता हूं कि दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज W। अच्छा, अब वोल्टेजेस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि वोल्टेजेस का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है? E इंटू हमारे पास क्या होता है? डिस्टेंस, और डिस्टेंस को D भी लिखते हैं। मैंने वहां D लिखा था लेकिन यहां पे हम क्या कर लेते हैं? R से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और साथ में हमारे पास क्या चार्ज Q है। ये मैं आपको बता दूं कि फॉर्मूला कौन सा है हमारे पास, कि V हमने पढ़ा था कि E इंटू D होता है। एग्रीड? ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इसमें मैंने क्या किया है कि जो वोल्टेजेस हैं उसमें मैंने ED, तो E को मैंने E लिखा है और डिस्टेंस को मैंने R से रिप्रेजेंट किया, और चार्ज Q है मेरे पास। अब ये E हमारे पास क्या होता है? तो ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ रखा है कि E जो है वो हमारे पास हम पढ़ते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। ये हमारे पास फॉर्मूला है। सो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूं? E की जगह पे लिख रहा हूं 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये वाला R है और मल्टीप्लाई बाय ये वाला मेरे पास Q है। तो इस R से एक R कैंसिल हो जाएगा और ये Q से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर। जैसा कि आप जानते हैं कि जो चार्ज है उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, E से, क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन बोथ आर द सेम इन मैग्नीट्यूड। सो मैं Q मल्टीप्लाई बाय Q स्क्वायर है तो Q स्क्वायर का मतलब मैं E स्क्वायर लिखूंगा इसको, ठीक है। सो दिस इज E स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में मेरे पास क्या है, R की वैल्यू बच गई। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसको अब मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, V से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेरा ख्याल है यहां तक बात समझ में आ रही होगी। सो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी भी आ गई, मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी भी आ गई। अच्छा, यहां पर एक काम और करना है, इसमें नेगेटिव साइन अप्लाई करना है प्लीज, ये जरा मुझसे रह गया था, ये नेगेटिव साइन यहां पर अप्लाई कर देंगे। और वो मैंने नेगेटिव की रीजन आपको बता दी थी कि नेगेटिव की रीजन क्या है, ठीक है। सो अप्लाई दिस नेगेटिव साइन। सो ये मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई और ये मेरे पास कौन सी आ गई, काइनेटिक एनर्जी। इन दोनों एनर्जीज को उठा के मैं कहां पे पुट करने वाला हूं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैंने लिखा सो इक्वेशन नंबर 1 एम्प्लाइज दैट, ये वैल्यू मैंने क्यों लिखी हुई है पहले से, ये मुझे चूंकि आज यूज करनी है, सो मैं इसको मिटा के यहां पर लिख लेता हूं क्योंकि मुझे याद होनी चाहिए। दिस इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h कट स्क्वायर n स्क्वायर अपॉन me स्क्वायर। ओके जनाब, इक्वेशन नंबर 1 में जाके वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। सो टोटल एनर्जी मेरे पास क्या है, E एंड इज इक्वल टू, सबसे पहले मेरे पास काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी मेरे पास क्या है 1/2 और पैरेंथेसिस के अंदर है E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और उसके बाद है मेरे पास प्लस, तो ये चूंकि मेरे पास नेगेटिव है तो मैं डायरेक्ट नेगेटिव लिख देता हूं, E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो आप देख सकते हैं E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये कॉमन आ रहा है बाहर। तो मेरे पास ये जो बन गया, जाके यानी कॉमन लेता हूं, E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और यहां क्या बच गया 1/2 माइनस, ये पूरा कॉमन चला गया तो यहां क्या रहा 1। तो 1/2 में से जब मैं 1 को मैं माइनस करूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास आती है E स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R और माइनस हाफ आ जाएगा। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूं, ये जो माइनस हाफ है अब इसको यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो E इज इक्वल टू, देखिए ये माइनस तो मैं शुरू में लगा देता हूं, दिस बिकम माइनस, ओके। और न्यूमरेटर में मेरे पास क्या है, E स्क्वायर है, E स्क्वायर लिख दिया डिवाइडेड बाय, और ये 2 4 से कितना हो जाएगा मेरे पास 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R। एग्रीड, मेरा ख्याल समझ में आ रहा होगा। अच्छा, यहां पर MCQs के हवाले से ये बात याद रखिएगा कि ये जो हमारे पास पूरी वैल्यू है यानी E स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आप ये देख रहे हैं ये वैल्यू एग्जैक्टली यही नहीं है, E स्क्वायर और 2 4 से कितना है 8 पाई एप्सिलॉन नॉट R, एग्जैक्टली बिल्कुल काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ रहा है। तो हम ये भी कहते हैं कि जो टोटल एनर्जी हमारे पास आती है वो किसके बराबर आती है, नेगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ये MCQs के हवाले से आपने याद रखना है कि टोटल एनर्जी ऑफ दी जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी के बराबर हमारे पास निकल के आ रहा है, राइट। अच्छा, अब इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके बाद हमें करना यह है कि ये हमारे पास आ तो गया है जवाब, लेकिन इसमें R हमें मालूम नहीं है। तो याद रखिएगा जब भी एग्जाम में एनर्जी की वो डेरिवेशन देता है तो R आपको क्वेश्चन में गिवन होता है। तो R की वैल्यू जो कि मैंने अलग से यहां पर लिख ली है अपने पास, ये R की वैल्यू उठा के मैं इस R की जगह पे पुट करने वाला हूं, ठीक है। ये जरा मैं थोड़ा सा साफ कर देता हूं ताकि स्ट्रेट फॉरवर्ड काम हो जाए मेरे पास। सो अब देखिए मैं लिख रहा हूं पुटिंग वैल्यू ऑफ R, ठीक है, जो कि Rn था। एक्चुअली ये हमारे पास क्या था, Rn था। सो मेरे पास E किसके बराबर हो जाएगा, माइनस E स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और फिर ऐसे कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो R है इस R की जगह पे जो हमने R की वैल्यू कैलकुलेट की थी कल, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h कट स्क्वायर n स्क्वायर डिवाइडेड बाय me स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने कलर चेंज करके ये सारी R की वैल्यू लिख दी है। अच्छा, अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। तो मजीद जब हम सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाता है, यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा m और e की पावर कितनी आ जाएगी 4, ठीक है। e स्क्वायर 4 हो जाएगा एंड इट इज डिवाइडेड बाय 8 4 से कितना हो जाएगा 32 एंड पाई को पाई से मल्टीप्लाई करें, दिस बिकम पाई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को एप्सिलॉन नॉट से, तो एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, h कट स्क्वायर ऑलरेडी मौजूद है और साथ में n स्क्वायर है, तो मैं क्या इसको 1/n स्क्वायर करके लिख सकता हूं।
तो ऑब्वियस सी बात है मैं लिख सकता हूं, क्योंकि ये सारी चीज जो है ना मेरे पास me⁻⁴ 32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h कट स्क्वायर, ये पूरी चीज कांस्टेंट है, यानी इसको हम एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं ई नॉट से। किसको? me⁻32 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h कट स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 13.6 एंड द यूनिट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जीज होती हैं, याद रखिएगा, तो एटॉमिक लेवल पर हम एनर्जीज का जो यूनिट यूज करते हैं वो एनर्जी का यूनिट जूल नहीं यूज करते बल्कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज करते हैं। ओके, सो ये जो एनर्जी आ रही है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रही है, और इसको जब हम यहां पे पुट कर लेते हैं तो हमारे पास इसको En लिखते हैं, और ये नेगेटिव साइन तो एज इट इज, और इस पूरी चीज का जवाब कितना आ चुका है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये यूनिट है। ओके, और डिवाइड किससे हो रहा है? n स्क्वायर से। तो ये देख लीजिए कि ये हमारे पास बन गया फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला बन गया? nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम की एनर्जीज का, यानी जो हाइड्रोजन के जितने भी ऑर्बिट हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी है, इन्फिनिटी तक ले लें, किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी का ये है हमारे पास फॉर्मूला। किसके लिए? हाइड्रोजन के लिए। सो इसमें n क्या है? इसमें हमारे पास n है नंबर ऑफ शेल। तो अगर हम पहला शेल पुट करेंगे, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो 1 से जब आप करेंगे तो ये हमारे पास पहले ऑर्बिट की एनर्जी आ जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं वो करके दिखाता हूं।